ठीक है। सो कंटिन्यूएशन टू दिस फ्री एक्सपांशन ऑफ अ गैस, यहाँ पे हम पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस पहले हमने पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वर्क डन की बात की थी, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस को एक पेज में ही समराइज कर लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे पीवी डायग्राम मैंने निकाली है, 2 पीवी डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट पीवी डायग्राम में मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस निकाली है, सेकंड पीवी डायग्राम में मैंने साइक्लिक प्रोसेस निकाली। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है। सो जब क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होगी, जिसका पीवी डायग्राम दिया होगा, तो फॉर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द गैस। सो वेन एवर देर इज अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज अ क्लॉकवाइज, तो समझ लेना गैस ने काम किया, वर्क डन बाय द गैस एंड इट इज पॉजिटिव। वी हमेशा टेक वर्क डन बाय द गैस एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन ऑन द गैस मतलब वर्क डन निगेटिव होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे वर्क डन? ये जो शेडेड रीजन होगा उसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में नोन शेप हो गए, जैसे कि कोई ट्रायंगल दिया होगा, कोई सर्कल दिया होगा, कोई रेक्टेंगल शेप दिया होगा, नोन शेप होंगे जिसका हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रायंगल दिया होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से वो एरिया अंडर द कर्व इजीली फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है। ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला पोर्शन जो लूप के बाहर है वो पोर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है साइक्लिक प्रोसेस में। सो वर्क डन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। हीट इज सप्लाइड टू द गैस, सही बात है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब तुम हीट सप्लाई करोगे। हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, जब वर्क डन निगेटिव होगा, हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। ये 2 इंटरप्रिटेशन हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल हीट इंजन और इसका एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर साइकिल, जो हम सेकेंड लॉ में इन दोनों को डील करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ 2 प्रोसेस बाकी है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसको डील करते हैं एंड देन वी विल टच टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक माइंड में एक थोड़ी पिक्चर क्रिएट करके रखते हैं कि कंटेनर के अंदर हमने गैस भरी है, जिसको हम अभी हीट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या? गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कुछ पोर्शन ऑफ हीट से ये गैस वर्क करेगा। तो मान लिया हमने ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव होगा, मतलब गैस ने वर्क किया। जब ये हो रहा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स से, मान लो टेम्परेचर टी से इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने से इसका एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अभी समझते हैं व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो हमने एक स्टेटमेंट नीचे लिखा, देयर आर प्रोसेस इन विच सॉरी एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसी प्रोसेस जब तुम इसको एक्सपांड करोगे, इन दिस प्रोसेस वी आर सप्लाइंग द हीट और इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए और गैस का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए ताकि गैस एक्सपांड हो। बताओ मुझे, ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या कि प्रेशर भी इंक्रीज ना हो, टेम्परेचर भी चेंज ना हो और तुम्हारा गैस एक्सपांड भी हो जाए? ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन दिस प्रोसेस, कलर तो ठीक है, हाँ, इन नेचर, अगर हम सेकेंड पॉइंट इसको जस्टिफाई करें, इन नेचर ओनली अ वेरी स्लो प्रोसेस कैन बी approximated as quasi-static process, quasi-static in nature। ठीक है। पहली तो बात ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग कह सकते हैं कि लगभग कुछ प्रोसेसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जैसी हो सकती है। वो कौन सी प्रोसेस हो सकती है? देयर आर मेनी, जो काफ़ी स्लो प्रोसेस हो। ठीक है। अभी देखो, तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और तुम्हें एक्सपांड भी करना है, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं, लेकिन करना ही है तो बहुत स्लोली इस गैस ने वर्क करना चाहिए। बहुत स्लोली गैस क्या हो? एक्सपांड, बहुत स्लोली। और जब ये गैस एक्सपांड हो तो उसका प्रेशर भी कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत स्लो करो प्रोसेस को, इन्फाइनाइट्समली स्लो करो। ठीक है। मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट होने में इन्फिनिट टाइम भी लग जाए तो चलेगा, लेकिन इतनी स्लो रखो तब प्रेशर टेम्परेचर चेंज ना हो और गैस धीरे धीरे एक्सपांड हो।
हाइपोथेटिकल प्रोसेस बना दी, ठीक है। तो हमने कहा जनरली बहुत स्लो प्रोसेस को बना दो भाई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, हम अप्रोक्सीमेट उसे कर लेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं जनरली ऑल processes in nature are non equilibrium प्रोसेस। समझते हैं इस बात को, जो सभी प्रोसेस है वो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, सिंपल यही एग्जांपल प्रैक्टिकली हम ट्रीट करेंगे जब हम हीट सप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसका प्रेशर, टेम्परेचर और जो कुछ है वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, तब हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। जैसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते थे, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो, वैसे ही यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज ना हो। वैसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, अगर आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। तो जनरली ऑल प्रोसेस इन नेचर जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस पी, वी और टी में से कोई ना कोई पैरामीटर तो चेंज होता ही होता है, ठीक है। अगर पी भी चेंज ना हो, वी भी चेंज ना हो, टी भी चेंज ना हो, तो ऐसी कोई प्रोसेस बन सकती है क्या? नहीं, ठीक है, ऑल राइट। तो ये रही हमारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो थेरोटिकल है, सिंपल से 2-3 पॉइंट हमने इसके बारे में लिख लिया। आगे देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी एक पेज का ही डिस्कशन होगा। देन वी विल कनेक्ट आवर डिस्कशन टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो एक मैं पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एंड विल अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये P, ये V, ठीक है। तो मैं एक कोई यहाँ पे प्रोसेस ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई एक ऐसा कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ऐसा, ठीक है। मतलब बाय प्रोसेस गैस 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जा रही है, ठीक है। मतलब गैस एक्सपांड हो रही है ना, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जा रहा हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे अगर देखते हैं तो इसका वॉल्यूम मान लो V है और किसी इंस्टेंट पे उसका प्रेशर है P, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब तुम आसानी से अभी समझ सकते हो कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी 1 स्टेट से 2 स्टेट, ठीक है। और इस प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल प्रोसेस बनना है तो ये प्रोसेस ने जो रास्ता तय किया है, जिस रास्ते से ये 1 से 2 जाएगी, सेम वही रास्ते से 2 से 1 वो वापस भी आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। हर एक इंस्टेंट पे कोई शॉर्टकट नहीं मारनी चाहिए इस प्रोसेस ने। जब इसका प्रेशर यहाँ पे कुछ ये था, वॉल्यूम ये था और प्रेशर ये था, जब वो रिटर्न आएगी तो ये इंस्टेंट पे उसका सेम प्रेशर बनना चाहिए और सेम वॉल्यूम बनना चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। सो एट ईच इंस्टेंट जो जो प्रेशर और वॉल्यूम इसका था 1 से 2 जाने में, सेम प्रेशर और वॉल्यूम इसका रिटर्न आने में होना चाहिए वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तब जाके ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो नेचर में बहुत ऑलमोस्ट 99.99% प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस बहुत कम होती है, तो हम उसको लिख लेते हैं, वो वाला पॉइंट जो मैं अभी बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली नो प्रोसेस in nature is exactly चाहिए, रिवर्सिबल। बहुत सारी प्रोसेस है, तुम ऐसे जाओ, यहाँ से रिटर्न ऐसे जा सकते हो, क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुई? क्या नहीं, ये तो साइक्लिक प्रोसेस हुई। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो रास्ता लिया है वही रास्ते से रिटर्न जाना चाहिए, एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। सो प्रैक्टिकली नो प्रोसेस इन नेचर इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल ड्यू टू क्यों? ड्यू टू नॉन इक्विलिब्रियम इन नेचर, ठीक है। क्योंकि वो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाता है, तो प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं होता है कि किसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बताएं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स्ड by the same
पाथ, अच्छा करनी है अभी रिवर्सिबल प्रोसेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय द सेम पाथ ओनली इफ इट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम थ्रू आउट its volume at every instant of the process, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हमें कितना उल्लू बनाया जा रहा है। बताया पहले कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस जिसके अंदर वो इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस है, वॉल्यूम का एक्सपांशन भी होगा तो प्रेशर टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एट ईच इंस्टेंट वो अपना पाथ रिट्रेस करे जब वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसे कौन सी प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, उन्होंने कहा कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब ये हवा की बातें हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं फिर आगे समझ में आएगा। तो ये हमने लिख लिया, प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय द सेम पाथ ओनली इफ इट इज क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का ही दूसरा रूपांतरण है, एट इक्विलिब्रियम होनी चाहिए वो प्रोसेस, इट इन इट्स वॉल्यूम, हर एक वॉल्यूम पे उसका प्रेशर और टेम्परेचर वो वापस से कांस्टेंट रखे जब वो रिवर्स हो जाए। मैं कहा ठीक है वैसे पॉसिबल नहीं होती कोई प्रोसेस, ठीक है। तो ये समझते हुए अभी हम जंप कर दे टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये यहाँ पे डिस्कशन सभी प्रोसेस हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए। हम अभी पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है। सो हम अभी पढ़ते हैं बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, हम फिर सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। सो हमें पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बाय एनी थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का कोई बॉडी है, उसको कनेक्ट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस के बॉडी से थ्रू अ पाइप, ठीक है। तो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 20 degree Celsius, that we already know. And we also know the mechanical energy can be converted into heat and vice versa. मतलब you rub your hands, you generate the heat, मतलब तुमने mechanical work किया, moving your hands is doing the mechanical work, so mechanical energy being converted into heat. और उल्टा भी कर सकते हैं, heat से हम work भी extract कर सकते हैं। Now to understand, हमने एक example यहाँ पे सेट किया कि किसी पिस्टन के ऊपर हम F फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ताकि गैस कंप्रेस हो और यहाँ से हीट रिलीज हो रही है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का। ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ W इज वर्क डन ऑन द गैस एंड द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड हीट इज रिजेक्टेड, ऐसे सिस्टम के लिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, ऑब्वियसली देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट। सो हीट रिजेक्ट हो रही है तो ये निगेटिव, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा U पॉजिटिव, वर्क हम कर रहे हैं तो ये निगेटिव। इसको रीअरेंज किया जाए, मतलब ये निगेटिव वर्क डन इधर लेके जाके ये पॉजिटिव होगा, माइनस डेल्टा Q उधर से इधर लेंगे तो प्लस डेल्टा Q हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट द हीट बाय डूइंग द वर्क। सो तुम काम करोगे, तुम्हें यहाँ पे मिलेगी हीट। क्या 100% वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू डील इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ वर्क इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया और बाकी अमाउंट के वर्क से हीट क्रिएट हम कर सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। इसका उल्टा भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना, अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, इफ यू हैव अ पिस्टन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस हम ये अचीव कर सकते हैं, ये प्रोसेसेस में हमने देखा है। तो लेट्स टेक अ वाइस वर्सा एग्जांपल हियर कि हमारे यहाँ पे कोई गैस है कंटेनर के अंदर, हम इसको अभी हीट सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग द हीट, ठीक है। और ये हमारा गैस शातिर दिमाग वर्क कर रहा है, सो इट इज़ डूइंग द वर्क, मतलब यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब डेल्टा U भी यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हमें पता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहाँ पे सभी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव, गैस भी वर्क कर रही है, ये भी वर्क कर रहा है, वो भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ से डेल्टा W यू कैन से डेल्टा Q माइनस डेल्टा U,
ठीक है, या हमें यहाँ से हीट के फॉर्म में लिखना था, तो वी वोंट राइट इन डेल्टा डब्ल्यू फॉर्म। यहाँ से हमने हीट सप्लाई की और वर्क अचीव किया। सो वाइस वर्सा ये स्टेटमेंट हम जस्टिफाई कर पाए। अभी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हमने हीट में कन्वर्ट किया और यहाँ पे हीट सप्लाई करके हमने वर्क किया। ये पिस्टन जो है ये ऊपर स्लाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो बोथ वेज वी कैन जस्टिफाई द सेकेंड पॉइंट, राइट। ओके, सो ये बेसिक पॉइंट लेके हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने। तो मैं फिर से हेडिंग ओपन कर देता हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज वेल जस्टिफाइड बाय कंसिडरिंग द टू साइकिल्स। दोज टू साइकिल्स आर हीट इंजन साइकिल, हीट इंजन साइकिल एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। हीट इंजन साइकिल में क्या होता है, वी ट्रांसफॉर्म, ये सभी डिटेल में आएंगी बच्चों, सभी बातें डिटेल में आएंगी। वी ट्रांसफॉर्म हीट टू वर्क, हीट टू वर्क। हीट इंजन में क्या होता है, हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलती है, तो हीट इज ट्रांसफॉर्म टू दी वर्क, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में एग्जैक्टली उसके अपोजिट वर्ड में लिखना सही नहीं होगा, सो वी राइट इन अ वर्ड लाइक यूज टू ट्रांसफर। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं तो अंदर की चीज़ ठंडी हो जाती है। सो यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन, ठंडा रखना है ना चीज़ों को फ्रिज के अंदर, सो कोल्ड रीजन उसको कहेंगे। जो चीज़ें फ्रिज के अंदर रखनी वो कोल्ड रीजन में रहेगी, तो वहाँ से जो हीट आएगी, कोई भी चीज़ हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कम करना होता है, तो वो हीट निकालनी है हमें उस सब्सटेंस से। सो यूज टू ट्रांसफॉर्म द हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू, सराउंडिंग में फेंकेंगे वो हीट, दैट इज टू हॉट रीजन, ठीक है। ये इन दोनों साइकिल्स का प्रिंसिपल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन दोनों का लॉ है सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हमें चाहिए था, तो वो हम अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ। ढेर सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट बताए हैं, तो एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है सेकेंड लॉ का। डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिराइव्ड देयर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब कभी सेकेंड लॉ लिखेंगे तो वील ऑलवेज प्रेफर टू राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला स्टेटमेंट में वी कैन एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स। तो पहला स्टेटमेंट हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म 100% ऑफ हीट इनटू वर्क। सो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि जो भी तुमने हीट सप्लाई की है उससे अगर 100 जूल की हीट सप्लाई की है तो 100 जूल का वर्क तुम्हें वहाँ से मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ हीट चला जाएगा इंटरनल एनर्जी में, कुछ फ्रिक्शन में, कुछ हीट में, कुछ हीट लॉस में, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये सेकेंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट है थर्मोडायनामिक्स का। और एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर heat from colder region to hotter region without doing external work। मतलब ये तो ऐसी बात हो कि बिना पढ़ाई किए हम एग्जाम में टॉप कर गए, कंडीशन अप्लाई, चीटिंग नहीं किए होगे, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट उसी प्रकार से कुछ कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। फ्रिज का बटन बंद करो और फ्रिज में आइसक्रीम रख दो और एक्सपेक्ट करो कि आइसक्रीम ठंडी हो जाए, हो सकता है क्या? नहीं। तो फ्रिज का बटन ऑन कर रहे मतलब हमें फ्रिज के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके अंदर की चीज़ ठंडी होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या?
सो यू डू नॉट डू एनी वर्क, कुछ काम ना करो और अपने आप चीज़ें ठंडी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा. दैट इज द लॉजिकल ऑल्सो एंड इट इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है. नाउ इन दोनों स्टेटमेंट को लेके हम पढ़ते हैं अभी हीट इंजन. ठीक है. तो सेकेंड लॉ कैसे पढ़ते हैं हम? सेकेंड लॉ पढ़ते हैं बाय एक्सप्लेनिंग द हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर अकॉर्डिंग टू इट्स जस्टिफाइबल स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो लेट्स स्टडी हीट इंजन. रिलेटिवली ईजी है ये सेकेंड लॉ समझना. हीट इंजन पढ़ते हैं तो मैंने आगे हेडिंग दिया हीट इंजन्स. ठीक है. क्या होता है हीट इंजन? थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, फिर मैं इसे समझा देता हूँ. अ डिवाइस विच partly transform heat into mechanical work, heat into mechanical work is called a heat engine, is called a heat engine. ठीक है. तो हीट इंजन तो हम पूरी डायग्राम नहीं निकालेंगे, एक रिप्रेजेंटेबल डायग्राम यहाँ पे निकालते हैं कि समझो भैया कि हीट इंजन, ये हीट इंजन है, कोई एक डिवाइस है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. उसके अंदर कुछ होगा, जो कुछ होगा वो होगा, बस हम उसको सर्कल करके अंदर इसके लिख देते हैं कि भैया ये है हीट इंजन. काम कैसे करता है? ये क्या करता है, ये हीट कहीं ना कहीं से तो लेगा. ठीक है. सो इसको कुछ इनपुट देंगे हम, उसको हम कुछ इनपुट देंगे. क्या इनपुट देंगे? जो कुछ इनपुट देंगे, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, केरोसिन, जो कुछ देंगे, वहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा. लेट्स से Q1 अमाउंट की हीट वो वहाँ से लेगा और वो Q1 अमाउंट की हीट लेके कुछ काम करेगा. Q1 अमाउंट की हीट ली उसने तो कुछ वर्क करेगा और ये वर्क हमारा आउटपुट होगा, हमारी गाड़ी आगे चलेगी इससे. ठीक है. सो वर्क होगा हमारा W. ठीक है. और सेकेंड लॉ ये भी कहता है कि पूरा का पूरा हीट वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, नहीं तो गाड़ी को साइलेंसर क्यों लगाते अगर वैसा होता तो कुछ साइलेंसर में से गैसेस निकल जाएंगे. सो हीट विल रिजेक्टेड. ये कुछ वेस्टेज है, ये रिजेक्शन है. यहाँ से हमारे गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकलता है, कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है. तो हम यहाँ पे कहेंगे जो हीट रिजेक्ट हुई, लेट से वो Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट हो गई. ठीक है. मतलब Q1 अमाउंट की हीट हमने सप्लाई की, उसमें से Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट हो गई और बची हुई हीट से काम होगा. तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म 100% ऑफ हीट इनटू वर्क. तुम कहोगे सर मैं साइलेंसर को बंद कर देता हूँ तब. अरे साइलेंसर को बंद करोगे तो इंजन खराब हो जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि साइलेंसर को बंद कर दिया और पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो. इतना आसान होता तो वो करते नहीं क्या पहले से? ऑल राइट. सो व्हाट वी कैन से नाउ, कुछ स्टेटमेंट वगैरह बना लेते हैं. बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीधा हम यहाँ पे लिखते हैं कंजर्वेशन को मारो गोली. हम लिखते हैं कि Q1 जो हमने हीट सप्लाई हुई है की है, उससे क्या हुआ, कुछ अमाउंट का वर्क हुआ W प्लस कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो गई. सो वी कैन से Q1 जो हीट हमने सप्लाई की है इज इक्वल्स टू W प्लस Q2. ठीक है. ऑल राइट. सो हमें वर्क के फॉर्म में अगर लिखना है तो वी कैन से वर्क इज W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2. कितना वर्क डन हुआ? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड. हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड इज नथिंग बट वर्क. ये हम लिख सकते हैं. दिस इज आउटपुट वर्क. ये हमें आउटपुट में चाहिए, यही तो हमें चाहिए आउटपुट में. हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम ये रिजेक्शन कम से कम रखेंगे ताकि इफिशिएंसी बढ़े, गाड़ी का एवरेज बढ़े. जो गाड़ी का एवरेज ज़्यादा है मतलब उसका इफिशिएंसी अच्छी है. इफिशिएंसी अच्छी है मतलब जो इनपुट हीट मिल रही है उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है. ठीक है. ये उसकी बात है. अभी इसको थोड़ा सा ना हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये तो स्कीमेटिक इसकी डायग्राम हमने ड्रॉ की और मेरे पास उसकी कुछ 3D ये एक्सप्लेनेशन भी है और ये आगे चल के हम डील करेंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या होता है. तो वी आर रिजर्विंग दिस डायग्राम फॉर नेक्स्ट स्लाइड. हम अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हम इसका कुछ ग्राफिकल एनालिसिस थ्रू ग्राफ इसे समझ लेते हैं. यही चीज़ ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम उसकी थर्मल इफिशिएंसी लिख कर आते हैं. ठीक है. सो ये आ गए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे. कुछ मैं स्टेटमेंट लिख के इनिशिएट करना चाहता हूँ. अ सिंपल हीट इंजन को और डिफाइन कर लेते हैं. अ सिंपल हीट इंजन, अ सिंपल हीट इंजन इज ए thermodynamic device
विच अर्थिंग की वजह से ठीक पेन नहीं चल रहा, अभी चलेगा। विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, ओ एक डिस्कशन के लिए पॉइंट मिल गया। इन विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस समझते स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने। हीट इंजन क्या है? एक थर्मोडायनेमिक्स डिवाइस है जो हीट लेगा छोड़ेगा वगैरह। विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये रिपीट करेगा ना। तुम एक्सेलरेटर घुमाओगे, पेट्रोल अंदर जाएगा, पेट्रोल जलेगा, गैस बाहर निकलेगा, फिर पेट्रोल वापस आएगा, गैस जलेगी, एग्जॉस्ट निकलेगा, पेट्रोल अंदर आएगा, गैस जलेगी, एग्जॉस्ट, ये रिपीट होते जाएगा ना जब तक तुम गाड़ी चलाते रहोगे तब तक। मतलब हीट इंजन इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि हीट इंजन क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अपने आप चलती है क्या? नहीं, कुछ सब्सटेंस डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, लाइक फ्यूल, वी सप्लाई ऑफ फ्यूल। ठीक, अगर इसकी हम कुछ पीवी डायग्राम यहाँ पे निकाले, एक जनरलाइज्ड पीवी डायग्राम निकाले, नॉट टू दी अप्रोप्रिएट वे, जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स। अगर यहाँ पे पीवी डायग्राम इसकी है तो लेट्स से कि हीट इंजन की कुछ ऐसे हो रहा है कि पहले तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम एक्सपांड होगा, फिर गैस अंदर कंप्रेस होगी और कुछ गैस रिलीज़ हो जाएगी और ये साइकिल रिपीट होते जाएगी। ठीक है, गैस अंदर आएगी, वॉल्यूम पहले एक्सपांड होता है, बाद में कंप्रेस होता है, स्पार्क प्लग आएगा, सब करेगा और यहाँ से हीट हमें मिलती जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस सर, ऐसे ही क्यों है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। अगर 1 to 2 ये है, 1 to 2 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं, मतलब पेट्रोल वगैरह हम जलाते हैं। सो इफ़ आई राइट दिस इन अ सच अ वे दैट कि 1 to 2 इस प्रोसेस में हम Q1 अमाउंट की हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये इनपुट है। मतलब जिस तरीके से ये हमने एक्सप्लेन किया उसी को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। 1 to 2 मतलब यहाँ पे 1 to 2 में मैंने हीट सप्लाई की, ठीक है, और ये 2 to 1 लेट्स से इट इज़ अ सेकेंड पार्ट इन विच 2 to 1 से क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट इज़ बीइंग रिजेक्टेड व्हेन द साइकिल इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1. So we'll say that heat is rejected is Q2, that is rejected heat. ठीक है, और इसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन हम ग्राफिकल वे में इसको कर सकते हैं। तो इसका जो वर्क दैट इज़ आउटपुट है विच इज़ नथिंग बट W नेट दिखना था मुझे यहाँ पे, W नेट, तो हमारा वो क्या रहेगा? आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, सो आउटपुट वर्क क्या रहेगा? W नेट इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, राइट। ये यहाँ पे हम साइकिल से बता सकते हैं। नाउ इफ़ आई ब्रिंग सम डायग्राम हियर, ये वाली डायग्राम, तो इस प्रकार से ये चलता है। एग्जैक्टली इसकी डायग्राम थोड़ी अलग होती है, हमने इसको सिंपल वे में बस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा दिखाने की कोशिश की। क्या होता है? देखो, यहाँ से पेट्रोल आता है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। अब वो इंजन के प्रकार होते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, उसकी डील नहीं करेंगे हम इतना। हम 4 स्ट्रोक, हमारी जो रिसेंट गाड़ी है सभी 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ होती है, जो पुराने ज़माने में होती थी वो 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है? इसको कहते हैं ये पिस्टन, इसको कहते हैं ये क्रैंक, ठीक है, इसको कहते हैं ये कनेक्टिंग रॉड है, ये तुम्हारे इंजन का बाहर का पोर्शन है, इसके अंदर ये सभी चीज़ें होते हैं, बाहर से नहीं दिखता है ये। ठीक है, तो गाड़ी का इंजन यहाँ पे हाथ लगाओ कि जो गर्म लगता है ना, उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको स्पार्क प्लग होता है, कई गाड़ी को फ्यूल इंजेक्टर होता है, जो BS6 गाड़ी आई उसको अभी कंपलसरी फ्यूल इंजेक्टर कर दिया ताकि इमिशन कम हो और एफिशिएंसी बढ़े वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसका मेन कंस्ट्रक्शन क्या है? देखो, यहाँ पे ये वॉल्स होते हैं। ठीक है, जब तुम एक्सेलरेटर घुमाते हो तो ये स्पार्क प्लग यहाँ पे घूमता है और बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, उसके द्वारा यहाँ से फ्यूल अंदर आता है, यहाँ से हवा अंदर आती है। फ्यूल और एयर एक ही वॉल से यहाँ से अंदर आता है। ठीक है, तब पिस्टन ना नीचे घूमता है, निगेटिव वैक्यूम क्रिएट होता है। तो मैं सिंपल भाषा में अगर तुम लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे जब हम एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा। सो 1 to 2 प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? फ्यूल एयर को अंदर ले रहे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। सो उसको हमने 1 to 2 से बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
ये पिस्टन बाय इनर्शिया ऊपर आएगा, तो ये जो गैस दैट इज़ पेट्रोल और एयर को जो हमने अंदर लिया है उसको हमने कंप्रेस किया, ठीक है। ये पिस्टन जब ऊपर आएगा तो इस गैस को कंप्रेस करेगा, पहले वो नीचे जाएगा ताकि पूरी एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाए, और बाय इनर्शिया इसके पास उतना मोमेंटम रहता है कि ये वापस उसको ऊपर खींचेगा, तब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और इसको कंप्रेस करेंगे। जैसे ही इस एयर फ्यूल को हमने कंप्रेस किया, हम इसको इग्नाइट करेंगे। स्पार्क प्लग होता है वो छोटा सा, वो उसको स्पार्क दे देता है, यहाँ पे बहुत ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हो कि ये स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो जब ये ब्लास्ट होगा तो ये पिस्टन है नीचे जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ पिस्टन नीचे गया, तुम्हारा ये मूव करने लगेगा और तुम्हारा पहिया घूमता है और गाड़ी आगे चलती है। तो 1 सेकंड में ये लगभग कम से कम 5 से 10 हज़ार बार ये रोटेट कर लेता है विदिन 1 सेकेंड, ठीक है। सो काफ़ी स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। और अब ये गैस जल गया, देखो अब ये गैस जली हुई जो गैस है, तब ये जो वॉल है ये वॉल ऊपर उठ जाएगा, और जो एक्सेस जो बर्न आउट गैसेस है, ये जो फ्यूल मिक्सचर है जो बर्न आउट है, वो एग्जॉस्ट मतलब हमारा साइलेंसर से ये बाहर निकल जाएंगी गैसेस। सो दैट इज़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। ये कंप्रेस करेगा बर्नड गैसेस को, दैट इज़ 2 to 1, अगेन इट इज़ कंप्रेसिंग, और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट पीवी डायग्राम अलग होती है, बस हमने कुछ सेकेंड लॉ को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि इस प्रकार से कुछ होगी। एक्चुअल में ये डायग्राम कुछ ऐसी होती है, वो आगे देखेंगे हम, राइट। और इसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाता है। तो इसके अंदर हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी डिफाइन थर्मल इफिशिएंसी, वी डिफाइन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इफिशिएंसी ईटा से दिखाते हैं, इस एन को ईटा कहते हैं। हमेशा कोई भी इफिशिएंसी हम आउटपुट बाय इनपुट से ही दिखाते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द वर्क, दिस इज आवर आउटपुट। सो वर्क वी आर एक्सट्रैक्टिंग विच इज़ आवर आउटपुट इन द हीट इंजन प्रोसेस। इनपुट क्या है, हम पेट्रोल और एयर को बर्न कर रहे, दैट इज Q1 इज अमाउंट ऑफ हीट वी आर सप्लाइंग, वी कैन से दैट, ठीक। W को हमने क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2, इट इज Q1 माइनस Q2। सो इफिशियंसी को वी कैन से इट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इस W नेट को मैंने Q1 माइनस Q2 लिख दिया। अगर यहाँ से न्यूमरेटर से हम Q1 वगैरह कॉमन ले लेंगे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये हमारा इफ़िशेंसी का हीट इंजन के अंदर एक फॉर्मूला मिल गया, जिसके ऊपर से अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ से अभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इनटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इफ़िशेंसी मिल जाएगी, इसकी थर्मल इफ़िशेंसी। अगर इसको परसेंटेज में देखना है तो विल राइट 1 माइनस Q2 बाई Q1, इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में हमें इफ़िशेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक पैरामीटर डिस्कशन के लिए हमें मिला कि इफ़िशेंसी क्या होती है और इफ़िशेंसी को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, विल राइट 1 नोट हियर एंड विल क्लोज टुडेज डिस्कशन। नो हीट इंजन कैन हैव 100% इफ़िशेंसी। कोई भी ऐसा इंजन नहीं जिसकी इफ़िशेंसी 100% हो। क्यों ना हो 100%? क्योंकि यहाँ पे देखो Q2 माइनस Q1 का कुछ लॉस हो ही रहा है। इफ़िशेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, परसेंटेज में 100% हो सकती है। तो 100 एक्चुअल में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्शन हो रहा है, साइलेंसर में से गैस निकल रही है तो कुछ रिजेक्शन हो रहा है। सो इट कैन नॉट बी 100%। तुम कहोगे सर फिर इलेक्ट्रिक इंजन है ना जिसको साइलेंसर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक इंजन है, हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं, राइट। सो बीइंग दैट सेड आज का लेक्चर हम यही ख़त्म कर देते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका आगे वाला पोर्शन जहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम वगैरह निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर, एंट्रोपी क्या होती है, एंड देन विल कम टू द 0th लॉ। टॉपिक विल बी ओवर देन। थैंक यू सो मच।